हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। आज 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि संविदा वर्ग 1 और संविदा वर्ग 2 के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जो भी संविदा वर्ग 1 और संविदा वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो कि अभी पात्रता परीक्षा है या जिनकी दोस्तों अभी जो फाइनल एग्जाम होता है संविदा का वो है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी आपके लिए कि एक दिन हिस्ट्री के क्वेश्चन, फिर पॉलिटी के क्वेश्चंस, कुछ दोस्तों संविधान के जिनके क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ज्योग्राफी के रहेंगे, और ऐसे करते करते हम पूरा का पूरा जो सामाजिक विज्ञान है वो हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि अभिलेख और खोजकर्ता। आज का यदि आप सोच लें कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ के चले जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। काफी जब आप डिटेल में पढ़ेंगे और जो आप अपना लेवल जो है वो बढ़ाकर पढ़ेंगे, तभी जो है वो सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए, ये जो पेपर है वो आपके स्टैंडर्ड को मैच करता हुआ ही पेपर है। देखिए, खोजकर्ता और अभिलेख के बारे में कि जो धौली अभिलेख है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो धौली अभिलेख है दोस्तों, इसकी खोज कैप्टन किट्टो के द्वारा की गई थी, ये आप याद रखें। जो भाब्रू अभिलेख है इसके खोजकर्ता कैप्टन बर्ट है, और दिल्ली में जो टोपरा अभिलेख है दोस्तों, इसके खोजकर्ता जो है वो कैप्टन पोलियर है, और रुमनदेही जो अभिलेख है इसकी खोजकर्ता कौन है, तो फेहरर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आप साथ ही साथ दोस्तों आप लास्ट तक बने रहें और आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही है, और साथ ही साथ आपका कौन सा सब्जेक्ट जो वीक है जिस पर मैं आपको लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करा सकूं। निम्न में से किस स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघभेद रोकने का आदेश देता है। ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक अपने महामात्रों को संघभेद रोकने का क्या देता है, तो आदेश देता है दोस्तों सांची, सारनाथ और कौसाम्बी, इन तीनों में ही अशोक ने संघभेद को रोकने का आदेश दिया है। याद रखेंगे, अशोक को किस अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम मिलता है, मतलब किस अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है, तो गुर्जरा और मास्की। गुर्जरा कहाँ पर, दतिया में, और मास्की ये तो हमें पता है। साथ ही साथ दोस्तों जो नेट्टूर और उदगोलम भी अभिलेख है, इसमें भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ध्यान से याद रखेंगे, सिर्फ एक और दो नहीं अपितु सभी क्या होंगे, इसके राइट आंसर होंगे। मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध किससे है, तो मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध किससे है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सा प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित किया गया है, तो दोस्तों जो मथुरा अभिलेख है जिसमें गुप्त वंश का गुप्त संवत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुम्मेलित नहीं है के बारे में, कि गरुण स्तंभ, एरन स्तंभ, प्रयाग स्तंभ, मथुरा स्तंभ, इनमें से ऐसा कौन सा है जो सुम्मेलित नहीं है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो प्रयाग है, इलाहाबाद है, ये कहां पर आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, ना कि बिहार में। नेक्स्ट, किस अभिलेख में कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख मिलता है, कि मयूर शर्मन ने क्या किया है, कदम्ब का शासक था जिसने पल्लवों से क्या किया है, युद्ध किया है। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है, तो दोस्तों ये जो तालकुंडा का अभिलेख है, इसमें पल्लवों और कदम्ब वंश के मध्य संघर्ष का उल्लेख मिलता है, तालकुंडा स्तंभ लेख। नेक्स्ट, भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो दोस्तों जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें भारत को भारतवर्ष के तौर पर क्या किया गया है, लिखा गया है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म जो है वो सुम्मेलित है। यदि आप कूट मिलान वाले क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जो है वो दूसरों से 1 या 2 नंबर आगे चल रहे हैं, और कूट मिलान जो है वो इतना टफ नहीं होता जितना कि आपको लगता है। यदि हम बात करें, सबसे पहले आप उसकी खोज करें जो आपको पता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख की, तो दोस्तों जो जूनागढ़ अभिलेख है ये किसका है, तो रुद्रदामन का है। तो मतलब कि सेकंड का क्या आ जाना चाहिए, फर्स्ट आ जाना चाहिए। अब बचे कौन सा ऑप्शन है, बी और अपने पास सी बचे हुए हैं। एहलोल अभिलेख का संबंध किससे है दोस्तों, पुलकेशन द्वितीय से है, तो ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं मंदसौर का, तो इसमें देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मंदसौर मध्य प्रदेश का मालवा वाला क्षेत्र है, तो ये आ जाता है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। और जो देवपाड़ा अभिलेख है ये बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने
अपने यात्रा वृतांत में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था? दोस्तों फाहियान एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना यात्रा वृतांत में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया था। मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था और इसकी रचना क्या आती है? सी फू की, है ना। तो ये नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? राजदूत और राजा, कि कौन सा राजदूत किस राजा के शासनकाल में आया था? दोस्तों देखिए, हमें हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन जो है वो संविदा वर्ग के अंतर्गत पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, फिर सेकंड करते करते यही श्रृंखला आपकी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो मेगास्थनीज देखिए, तो मेगास्थनीज की बात करते हैं तो ये सेल्यूकस निकेटर के शासनकाल में आया था। डाइमेकस जो है एंटियोकस के शासनकाल में आया था। डायनीसियस जो है वो टॉलमी फिलाडेल्फस के शासनकाल में आया था। जो सभी हैं ये क्या है? सुम्मेलित हैं। अशोक का शाहबाजगढ़ी अभिलेख कहाँ पर मिलता है? दोस्तों शाहबाजगढ़ी अभिलेख कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में, या याद रखेंगे। नेक्स्ट, अशोक का नाम प्रियदर्शी राजा मगध के रूप में किस अभिलेख से प्राप्त होता है? कि देखिए ये जो बात कर रहे हैं प्रियदर्शी और मगध के रूप में, कि ये जो राजा रहा है अशोक, ये मगध का राजा रहा है। और तो ये किस अभिलेख में दोस्तों मिलता है? तो आप याद रखेंगे ये मिलता है हमें भाब्रू में। किसमें? भाब्रू में। नेक्स्ट आता है कि कौन सा शिलालेख और स्थान जो है वो सुम्मेलित नहीं है? तो मानसहरा कहाँ पर आता है? तो दोस्तों ये मानसहरा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी एररगुड़ी आंध्र प्रदेश में, सोपारा महाराष्ट्र में और धौली जो है वो उड़ीसा का ही भाग है। नेक्स्ट, कौन सा अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है? आईएमपी क्वेश्चन। तो कौन सा अभिलेख? तो दोस्तों जो कौशाम्बी का अभिलेख है इसे रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, सभी पथों में मध्य आत्मनियंत्रण मन की पवित्रता होनी चाहिए। सभी पथों में जो है आत्मनियंत्रण मन की पवित्रता होनी चाहिए, ऐसा अशोक के किस अभिलेख में कहा गया है? तो दोस्तों ये 7वें अभिलेख में अशोक ने ऐसा कहा है कि यदि आत्मनियंत्रण है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभ का खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। ऑरेल स्टाइन जो है अशोक के सारनाथ स्तंभ के खोजकर्ता है। देखिए अशोक एक ऐसा शासक है, अशोक महान, जहां से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस वजह से ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कवर करा रही हूं मैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 7। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। और सारनाथ स्तंभ के खोजकर्ता कौन है? ऑरेल स्टाइन है। कौन है? ऑरेल स्टाइन है। नेक्स्ट, अशोक का कौन सा अशोककालीन स्तंभ लेख अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था? तो देखिए यदि हम बात करें प्रयाग स्तंभ लेख की, तो प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया था। नेक्स्ट आता है, किस अभिलेख में पुष्पमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है? तो ऐसे कौन से 2 अभिलेख हैं जहां पर पुष्पमित्र सुंग ने क्या कराए हैं? तो यज्ञ कराए हैं। तो आप याद रखेंगे कि देखिए ये 2 मिलते हैं, एक अयोध्या में भी मिलता है और एक विदिशा में भी मिलता है, लेकिन सबसे पहले जो है वो अयोध्या में हमें क्या प्राप्त होती है? प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, किस अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है? किस अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। किसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक दीर्घ अभिलेख जारी किया था? दोस्तों रुद्रदामन। इसने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। यही वो व्यक्ति था रुद्रदामन जिसने संस्कृत भाषा में, विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। नेक्स्ट, भरत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? देखिए भरत स्तूप कहाँ पर आता है? सतना जिले में आता है और पुष्पमित्र सुंग के द्वारा भरत स्तूप का निर्माण कराया था, जिसकी खोज कनिंघम महोदय के द्वारा की गई थी। सतना जिले में अवस्थित है। तख्त ए बही अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो जो तख्त ए बही अभिलेख है ये पेशावर से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। याद रखें। नेक्स्ट आता है, देखिए तख्त ए बही अभिलेख किस शासक को गुदवहर कहा गया है? तो देखिए तख्त ए बहर हमें कहाँ से मिला है? पेशावर से मिला है। और ऐसा कौन सा शासक है जिसमें उसे गुदवहर कहा गया है? तो आईएमपी आप याद रखेंगे, गोदोफर्निस को गुदबहर के नाम से संबोधित किया गया है तख्त ए बही में। नेक्स्ट, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख प्रमाण। तो देखिए जो भूमि दान है ये सबसे पहले सातवाहन वंश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जिस प्रकार से मूर्ति निर्माण सबसे पहले
गुप्त वंश ने प्रारंभ कराया है। भूमि दान का सबसे पहले जो अभिलेख है दोस्तों नाना घाट अभिलेख, इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रेशम बुनकर की श्रेणी, जो कि ये एमपीपीएससी का भी क्वेश्चन है, ये संविदा का भी क्वेश्चन है, ये बहुत आईएमपी है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी दोस्तों ये मंदसौर या दशपुर अभिलेख में मिलती है। नासिक अभिलेख में किस शासक को एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है या एका ब्राह्मण कहा गया है? तो दोस्तों जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसे क्या कहा गया है नासिक अभिलेख में, जिसे गौतमी पुत्र सतकर्णी को एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। रानी जो नायनिका के अभिलेख का संबंध किससे है? देखिए ये सातवाहन वंश की रानी थी और इनका संबंध किससे है? तो सतकर्णी प्रथम से है। याद रखेंगे नायनिका का, रानी जो नायनिका है इनका किससे? तो सतकर्णी प्रथम से संबंधित है। नेक्स्ट अमरावती लेख में वर्णित किस शासक ने महाराज या दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो देखिए वैसे तो बहुत सारे शासक हैं जिन्होंने दक्षिणापति की उपाधि धारण की, लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें अमरावती लेख में जिसका वर्णन मिलता है वो है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। कौन? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र थे। नेक्स्ट सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो दोस्तों यदि हम बात करें सहगौरा अभिलेख की, जिसमें सबसे पहले दुर्भिक्ष या अकाल की जानकारी प्राप्त होती है ना। नेक्स्ट है कि हरहा अभिलेख का संबंध किससे है? तो दोस्तों ईशान वर्मन से हरहा अभिलेख का संबंध है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सागर के एरन से ही दोस्तों क्या मिला है, जिसका प्राचीन नाम एरिकेन मिलता है, जहां पर दोस्तों समुद्रगुप्त के कांच के सिक्के भी मिले हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि सती प्रथा का जो पहला प्रमाण है 510 ईस्वी में मिलता है एरन से। नेक्स्ट है पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन के ऊपर विजय प्राप्ति का उल्लेख। पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा घाटी का क्या होता है? युद्ध होता है, और जिसका वर्णन जो है ऐहोल अभिलेख में मिलता है। आईएमपी है। कौन सा अभिलेख सूक्ष्म शिव के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो याद रखें जो सूक्ष्म शिव के द्वारा, तो अपसद अभिलेख जो है सूक्ष्म शिव के द्वारा उत्कीर्ण कराया था। किस अभिलेख में उत्तर गुप्त वंश के प्रथम शासक कृष्णगुप्त से लेकर 8वें शासक जो आहित्य सेन तक का विवरण मिलता है? तो जो अपसद है, अपसद अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत पर हूणों के आक्रमण की वर्णन, भारत में हूणों ने आक्रमण किया था, ऐसा वर्णन दोस्तों किस अभिलेख में मिलता है? तो जो भितरी अभिलेख है, इस बात का वर्णन कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। महाकूट लेख में कौन से शासक के द्वारा बहु सुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न कराने की बात कही गई है? तो यदि हम बात करें पुलकेशन द्वितीय के द्वारा अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न कराने की बात किसमें कही गई है? महाकूट स्तंभ लेख में। नेक्स्ट बटियागढ़ आईएमपी दोस्तों दमोह के पास पड़ता है, दमोह जिले के पास में पड़ता है बटियागढ़, और बटियागढ़ अभिलेख में दिल्ली का नाम क्या मिलता है? तो देखिए अच्युतगामी तो उज्जैन का नाम आ जाता है, काकनाड गोद दोस्तों ये सांची का नाम है ना। और यदि हम बात करें दिल्ली का नाम, तो जोगनीपुर जो है दिल्ली का नाम मिलता है बटियागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट जो राधौली ताम्रपत्र से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों सैल वंश की जानकारी राधौली ताम्रपत्र से मिलती है। रामनगर अभिलेख का संबंध किस वंश से है? तो रामनगर अभिलेख का वर्णन जो है वो गौंड वंश से है, और हृदय शाह के द्वारा रामनगर अभिलेख जो है वो उत्कीर्ण कराया गया था। हृदय शाह। तुमेन अभिलेख में किस शासक को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? दोस्तों जो तुमेन अभिलेख है ये जिला अशोकनगर में है, पहले गुना में आता था अब अशोकनगर में आता है, जिसमें राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। लेकिन किस राजा की बात कर रहे हैं हम? तो कुमार गुप्त की बात कर रहे हैं। राजा कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया है। किस अभिलेख में गुप्त संवत की तिथि और गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है? तो दोस्तों सुपिया, याद रखेंगे रीवा के सुपिया से ही क्या मिलती है? गुप्तों की वंशावली मिलती है, जिसमें गुप्त वंश का संस्थापक घटोत्कच को बताया गया है।
मध्य प्रदेश में हूणों की उपस्थिति की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो दोस्तों ये एरन और ग्वालियर दोनों में ही मध्य प्रदेश में हूणों की आक्रमण की जानकारी मिलती है, एरन और ग्वालियर। नेक्स्ट, सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है? तो दोस्तों क्या मिलता है? धर्मशोक, सारनाथ में धर्मशोक। नेक्स्ट, अब फिर से आ जाता है कूट मिलान कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में जो उल्लेखित समुद्रगुप्त के द्वारा विजित दक्षिणापथ के राज्यों का क्रम बताना है कि दक्षिणापथ के राज्यों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो आपको पता है आप वो देख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ये क्या आता है? पृष्ठपूर्व। क्या आता है इनमें क्रम में? तो जहां पर उल्लेखित किया गया है जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है उसमें समुद्रगुप्त के द्वारा कि सबसे पहले दक्षिणापथ में किस राज्य का विजय किया था, तो दोस्तों ये पृष्ठपुर का विजय वर्णन जो है वो सबसे पहले विजित किया था। उसके बाद इसने कांची को विजित किया था और कांच के ही क्या चलाए थे? समुद्रगुप्त ने सिक्के चलाए थे। उसके बाद दोस्तों वेगी के चालुक्यों को भी इसने हराया था और फिर उसके बाद में देवराष्ट्र। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? तो ये पहला ही जो है वो सुमेलित नहीं है, अशोक स्तंभ और स्तंभ पर पशु। तो देखिए सांची में शेर, संकित में गज, रामपुरवा में शेर और लौरिया नंगनगढ़ में वृषभ, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट, किस वंश के, देखिए 54वां क्वेश्चन है कि किस वंश के राजाओं का इतिहास उनके अभिलेखों पर आधारित है? तो ऐसे कौन से राजवंश? तो याद रखेंगे सातवाहन वंश। देखिए नासिक अभिलेख की बात कर ली हमने, है ना, जो रानी नागनिका के अभिलेख की बात कर ली। तो ऐसे अभिलेखों पर उनके दोस्तों वंश, जहां पर राजाओं का इतिहास जो है वो उनके अभिलेखों पर लिखा हुआ है कि हमारे पहले ये राजा थे, हमारे ये राजा थे, तो उनका पूरा जो है वो वंशावली दी हुई है। वो कौन सी है? सातवाहन वंश। आरंभिक अभिलेख है ना किस लिपि में लिखे गए थे? जो प्रारंभिक या आरंभिक अभिलेख हैं ये दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, याद रखेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख आता है जो गुर्जर प्रतिहार की जानकारी देता है? दोस्तों ग्वालियर, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों ने कहाँ पर शासन किया है? तो ग्वालियर। वैसे तो मंदसौर में भी रहे लेकिन ग्वालियर में इनकी जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? तो अभी अभी हम पढ़कर आए थे, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है इनसे संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो याद रखें गौतमी बलश्री, है ना, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता जी थी, जिन्होंने गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में लिखा हुआ है। ये क्या है? गौतमी बलश्री गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता जी है। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त होता है कहाँ से? तो दोस्तों यदि हम हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो ये उड़ीसा में है। उत्तर मेरु अभिलेख का संबंध किससे है? उत्तर मेरु दोस्तों देखिए ये तो समझ में ही आ गया होगा। उत्तर मेरु जो है ये साउथ का है, लेकिन किस काल से संबंधित है उत्तर मेरु का? तो चोल काल का है उत्तर मेरु अभिलेख। किस शासक को ग्वालियर प्रशस्ति में जो मलिक्षों का नाशक कहा गया है? आईएमपी क्वेश्चन है। किस शासक? आप कहेंगे मैम इतने सारे अभिलेखों के क्वेश्चन, तो नागभट्ट प्रथम, जिसमें ग्वालियर प्रशस्ति में मलिक्षों का नाशक कहा गया है नागभट्ट प्रथम को। तो मैं ये बता रही थी कि इतने सारे जो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं एक बार में ही मैंने अभिलेखों के, स्तंभ लेखों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर करा दिए, क्योंकि आना है भटकाव से अच्छा है एक ही लेक्चर में पूरा कवर करा दिया जाए। नेक्स्ट है भारत में शिलालेखों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों ये अशोक ही था जिसने सबसे पहले शिलालेखों का वर्णन कराया था, प्रचलन चालू कराया था। भारत में प्राप्त अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में मिले हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में मिले हुए हैं। अशोक के अभिलेख पढ़ने में पहली बार सफलता किसने हासिल की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। संकट काल में खाद्यान्न सुरक्षित रखने का जो अभी जैसे बफर स्टॉक वगैरह रहते हैं ना, तो पहले के समय में भी खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख जो है ये शाहगौरा अभिलेख में मिलता है। ये आप याद रखें, शाहगौरा अभिलेख, जिसमें दुर्भिक्ष की जानकारी या अकाल की जानकारी और खाद्यान्न सुरक्षित रखने की जानकारी मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों विजय सेन जो है देवपाड़ा से संबंधित है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जो मैंने कहा है आपसे कि लास्ट में आपको बताना है कि आपके 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, साथ ही साथ आपका सबसे टफेस्ट जो आपको जो भी टॉपिक लगता है आप टॉपिक नेम लिखिए, मैं आपको वो टॉपिक जो है वो कवर कराऊंगी विथ थ्योरी। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख में
दक्षिण भारतीय राज्यों का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों अभी जो अशोक का दूसरा क्या है, दूसरा अभिलेख है जिसमें दक्षिणी राज्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण किया गया है? तो अशोक ने जहांगीर का क्या किया है दोस्तों? जहांगीर का क्या लिखा हुआ है? अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर जहांगीर ने लेख उत्कीर्ण कराया था। जब जहांगीर आया था तो उसने अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर खुद का वर्णन जो है वो करवा दिया था। नेक्स्ट, 5वीं शताब्दी में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन सा था? फाहियान, हेनसोंग या इत्सिंग? दोस्तों कौन सा था? तो हेनसोंग जो यदि हम बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान ये किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। तो दोस्तों यही जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 5वीं शताब्दी में भारत आया था। गुप्त वंश ने क्योंकि 4वीं-5वीं शताब्दी में शासन किया था। सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? ये जहांगीर के दरबार में आए थे सर टॉमस रो। यही वो व्यक्ति है सर टॉमस रो जिसने खुसरो और जहांगीर के मध्य विवाद का वर्णन अपने लेख में किया हुआ है। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? अब यहाँ पर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। हेक्टर, याद रखेंगे आईएमपी क्वेश्चन है। जो कैप्टन हॉकिंस है इसे राजा की उपाधि दी गई थी, इंग्लैंड से आया था और इसने सूरत में फैक्ट्री खोलने की मांग जहांगीर से की थी, लेकिन तब तो जहांगीर ने हाँ कर दिया। लेकिन वहां के जो व्यापारी थे उनके वजह से, उनको मद्देनजर रखते हुए कि हमारी प्रजा रुष्ट ना हो जाए, उनका जो दैनिक रोजगार है वो उनसे ना छिन जाए, इस वजह से इन्होंने मना कर दिया था। जहांगीर ने पहले हाँ कर दिया फिर मना कर दिया था और अंग्रेजों ने क्या किया, फिर 1611 में कैप्टन हॉकिंस ने मसूलीपट्टनम में ही क्या खोली थी? पहली फैक्ट्री खोली थी। फिर उसके बाद 1613 में दूसरी फैक्ट्री कहां पर खोली थी? तो सूरत में खोली थी। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही आईएमपी पूछा जाता है। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का था। नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? तो अलबरूनी के द्वारा। तो किताबुल हिंद लिखी गई थी। तो नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, जो हैमिल्टन किसके समय भारत आया था? दोस्तों हैमिल्टन ये फर्रुखशियर, ये डॉक्टर हुआ करते थे। कौन? डॉक्टर हैमिल्टन। फर्रुखशियर को गले की बीमारी हो गई थी, कैंसर हो गया था, गले की बीमारी हो गई थी और जो हैमिल्टन थे इन्होंने ही फर्रुखशियर की ये बीमारी दूर की थी और बंगाल से दोस्तों जो वार्षिक व्यापार है ना, कर मुक्त व्यापार इन्होंने प्रदान किया था। नेक्स्ट, अल मसूदी भारत आया था किसके शासनकाल में? महीपाल के शासनकाल में अल मसूदी भारत आया था। मार्को पोलो ने किस साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? मार्को पोलो पांड्य साम्राज्य के दौरान आया था। निकोलो है ना, जो मेनुकी है, निकोलो मेनुकी किसके दरबार में भारत आया था? तो याद रखेंगे जो निकोलो कॉन्टी है वो देवराय प्रथम के शासनकाल में और निकोलो मेनुकी है ये दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। निकोलो मेनुकी। नेक्स्ट, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री बेहोश हो गया था, मूर्छित हो गया था? दोस्तों इब्न बतूता, जिसने सती प्रथा को देखा और वहीं पर बेहोश हो गया था। यही वो व्यक्ति था इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था और इसने रेहला नामक जो है किताब लिखी हुई थी। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? अल-बरूनी किस यात्री ने वर्णन किया है? भारतीय अध्ययन संबंधी बाधा है ना, तो भारतीय में जब पढ़ते हैं तो कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती है इसका वर्णन अल-बरूनी ने किया है, या याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहब्बत इब्न जूजिए। मोहब्बत इब्न जूजिए ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृतांत लिखा है? तो मतलब देखिए, जो यदि हम बात करें यहाँ पर तो इब्न बतूता है, तो इब्न बतूता ने क्या लिखी है? बुक रहला लिखी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इब्न बतूता के बारे में भी किसने लिखा है? तो मोहब्बत इब्न जूजिए ने इब्न बतूता के बारे में लिखा है। किस नगर अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों के द्वारा किया गया है? तो यदि हम बात करें जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर का वर्णन जो है वो अधिकांशतः जो विदेशी यात्री आए हैं उन्होंने किया हुआ है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? देखिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो यात्रियों का सरताज, आपको राजकुमार तो पता होगा हेनसोंग, लेकिन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को कहा जाता है, याद रखेंगे मार्को पोलो।
अल बरूनी की यात्रा वृतांत, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज किस भाषा में है? दोस्तों ये हम अल बरूनी की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये किसके, गजनवी के साथ भारत आया था, और ये चूंकि ये किसका था, अरब का यात्री था, तो इसने अरबी भाषा में ही इसका वर्णन लिखा है अपना यात्रा वृतांत का। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद या किताब हिंद। अभी क्वेश्चन आ चुका है ये। इब्ने बतूता किसके दरबार में काजी नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी नियुक्त किया गया था। और रहला किस भाषा में? इब्ने बतूता मोरक्को का यात्री था, और ये किस भाषा में है? तो दोस्तों यदि हम बात करें तो ये अरबी भाषा में है। ये कहाँ का आया था? मोरक्को से आया था, और अरबी भाषा में इसने रहला लिखी हुई थी। और अल बरूनी की किताबुल हिंद भी अरबी भाषा में है। पहला विदेशी यात्री जिसने पुराणों का अध्ययन किया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, इब्ने बतूता जिसने पुराणों का वर्णन किया था। कौन सा सुमेलित, आपको देखिए बताना है कि उनका भ्रमण काल कौन सा है, और किस विदेशी यात्री का कौन सा भ्रमण काल है। तो यदि हम देखें दोस्तों अल बरूनी, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करते हैं अल बरूनी की, तो ये देखिए मोहम्मद गौरी के गजनवी के साथ भारत आया था, 1024 से 1030 के बीच में आया था। तो ये क्या हो गया, पहले का क्या हो गया, डी हो गया, है ना। चौथे का क्या हो गया, बी हो गया। तो चौथे का बी किस में दिख रहा है, ए और बी में दिख रहा है। तो ये आप याद रखें, अल बरूनी हो गया, जो कि कब से कब तक आया था, 1024 से लेके 1030 के बीच में आया था। फिर यदि हम बात करें मेगास्थनीज, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये किसके शासनकाल में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो ये क्या हो गया, मेगास्थनीज का कार्यकाल 305 से लेके 297 ईसा पूर्व है। फिर हम बात करते हैं फाहियान की बात करते हैं। तो ये फाहियान जो है वो दोस्तों याद रखेंगे, ये फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, 399 से 414। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। हेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 629 से लेकर 644। ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर किसकी रचना है? दोस्तों ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर जो है ये बर्नियर की क्या है, तो ये बर्नियर की आत्मकथा है, बर्नियर की रचना है। यह कथन किसका है? बलबन कहता था कि जब भी मैं चालीसा दल को या तुर्काने चहलगानी को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगती हैं। तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे, ये किसका कथन है, ये हसन निजामी का क्या है, ये कथन है कि जब भी बलबन किसे देखता था, चहलगानी को देखता था, तुर्काने चहलगानी को देखता था, तो उसकी आंखों में अंगारे फूटने लगते थे। यह कथन किसका है कि अनाज मंडी की कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य है? तो दोस्तों सबसे पहले देखिए ये बर्नी का कथन है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने हर एक वस्तु के दाम फिक्स कर दिए थे, तब बर्नी का ये क्या था, कथन था। विजयनगर के शिल्प व्यापार का वर्णन, अब बात करते हैं विजयनगर की। तो पायस ने क्या किया है, पायस ने विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन किया है। सीजर फेडरिक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये विजयनगर शासकों के काल में आया था। निकेतन जो बहमनी काल में भारत आया था, ये किस देश का यात्री था? देखिए निकेतन की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए रूस का यात्री था जो बहमनी काल में भारत आया था। विजयनगर में सती प्रथा का वर्णन किसने किया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। बारबोसा ने सबसे पहले विजयनगर में सती प्रथा का वर्णन किया है, और एरन अभिलेख में सबसे पहली बार ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नगर की परिधि 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं। इन पहाड़ों की तराई में पहुंचकर उन्होंने घाटियों के चारों ओर घेरा बना दिया है। ये कथन किसका है? तो याद रखें ये निकोलो कोस्टी का क्या है, ये कथन है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के समय किसने भारत की यात्रा की थी? देखिए इसके शासनकाल के समय जो है, यदि इत्सिंग की बात करें या डोमिंगो पाइस की बात करें, बाराबोसा की बात करें, तो याद रखेंगे डोमिंगो पाइस बाराबोसा जो है ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे, जिन्हें आंध्र भोज है ना के नाम से जाना जाता है, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, युग में सुमेलित नहीं है। बाराबोसा एक पुर्तगाली यात्री था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक एक फारसी यात्री था। नूनिज की बात करें तो ये गलत, ये इटली का यात्री नहीं था, है ना। और निकोलो कॉन्टी जो था ये इटली का यात्री था, जो कि कब आया था दोस्तों? तो 1420 में ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। यात्रियों का राजकुमार,
यात्रियों का राजकुमार, और अभी हमने क्या पढ़ा था, यात्रियों का सरताज, है ना। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो जो हेनसोंग है इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री पुर्तगाल का नहीं था, तो देखिए यदि हम बात करें, अभी पढ़कर आए थे, जो नूनीज है ये पुर्तगाली यात्री नहीं था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट शासकों के विषय में कौन सी जानकारी देता है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने राष्ट्रकूटों के बारे में जानकारी दी थी, तो जो आलम सूदी है ना, या अलम सूदी या आलम सूदी है, इसने राष्ट्रकूट शासकों का वर्णन किया है। हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण का वर्णन किस यात्री ने किया है, तो दोस्तों याद रखेंगे मातवेन लिन ने सबसे पहले हर्षवर्धन के यात्रा के बारे में लिखा है कि इसने पूर्वी भारत पर आक्रमण किया था। फाहियान की रचना कौन सी है, जो मैंने अभी आपको बताया था फाहियान की रचना के बारे में, तो दोस्तों फाहियान की रचना जो है फू क्यू की है ना, फो क्यू की है ना, ये क्या है, इसकी रचना है। नेक्स्ट है, भारत श्रीलंका व्यापारिक संबंधों का विवरण किसने प्रस्तुत किया है, तो दोस्तों ये याद रखेंगे जो कॉस्मोस इंडिका प्लेट्स हैं, इन्होंने भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापारिक संबंधों का वर्णन प्रस्तुत किया है। निकोलो कॉन्टी ने भारत पर यात्रा की थी, ये कब, 1420 में निकोलो कॉन्टी ने यात्रा की थी। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन देता है, दोस्तों जो शिलालेख 13 है ये किसका वर्णन देता है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन यहीं पर मिलता है, जहां पर इसने किसमें, अशोक के द्वारा भैरी घोष से हटकर अपनी नीति धम्म घोष पर आधारित की थी, मतलब युद्ध को छोड़कर इसने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था, अपना लिया था, और धम्मी नीति पर क्या था, ये आधारित था, अशोक का धम्म। सी यू की किसकी रचना है, तो दोस्तों देखिए फू क्यू की किसकी है, फाहियान की है, और सी क्यू की किसकी है, तो ये आप याद रखेंगे ये हेनसोंग की है, ये किसकी है, ये हेनसोंग की रचना है। तो दोस्तों आज ये 100 क्वेश्चन पढ़े, फिर नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारती। साथ ही साथ यदि आप MPPSC MPSI फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।